बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड दैट इज रिलेटेड टू द न्यूटन्स लॉज ऑफ फोर्सेस एंड इट विल कवर अबाउट द टाइप्स एंड मैक्सिमम नंबर द नंबर ऑफ न्यूटन्स लॉज। वी हैव थ्री लॉज रिगार्डिंग द फोर्सेस, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर हम जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। हमारा ये जो लेक्चर है ये हमारे कोर्स मैकेनिक्स 1 PHY 301 BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी थर्ड सेमेस्टर इवनिंग के लिए है। So in the last lecture we have discussed about the concept of force, characteristics of forces and the types of forces. So हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस को कैलिब्रेट किया था ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बुनियाद पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस को डिस्कस कर सकते हैं और किस तरह से उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सो कीपिंग इन व्यू दिस टर्म, जब हम किसी भी फोर्स को क्लासिफाई कर देते हैं तो देन जब वो कोई फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई की जाती है तो हम किस तरह से उनकी मोशन को और उसकी बिहेवियर को अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। तो फॉर दिस वे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ फोर्सेस। तो फोर्सेस जो है किस तरह से किसी बॉडी पे अप्लाई होती हैं और वो किस तरह से बॉडी के अंदर उनकी स्टेट ऑफ मोशन को या फिर उनके अंदर एक्सेलरेशन या उनकी वेलोसिटी या उनकी पोजीशन वगैरह को चेंज कर सकती हैं। उस हिसाब से हम लॉज ऑफ फोर्सेस के ऊपर बात करते हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स, सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स एंड द थर्ड लॉ ऑफ फोर्स। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जो है दैट इज रिलेटेड टू द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है it gives us the basic concept and the definition of the force. So what is force and why we require force in all these situations? So according to the statement, we have any object at rest will stay at rest, and any object and an object in motion will stay in motion at constant velocity unless acted upon by a unbalanced force. तो उस हवाले से देखा जाए आपके पास तो हमारे पास जो है जब तक किसी भी बॉडी के ऊपर किसी भी सिस्टम ऑफ बॉडी के ऊपर जो है फोर्सेस जो है वो अनबैलेंस फोर्सेस अप्लाई नहीं होती तब तक जो है आपके पास वो बॉडी जो है उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होती। एज यू कैन सी हियर इज अ टग ऑफ वॉर, और एक साइड के ऊपर टीम ए है, दूसरी टीम बी है, और दोनों ही एक दूसरे की तरफ रोप को कैंसल अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर आप देख सकते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर दोनों जो टीम्स हैं उनकी अगर फोर्स इक्वल रहेगी तो वो इट विल बी कॉल्ड एज अ बैलेंस फोर्स। और ये जो रोप है इसके अंदर किसी भी टीम की तरफ टिल्ट नहीं होता। बट if a team pulls more pull with the more force as compared to the other, तो सारे के सारा जो रोप है वो उसकी तरफ जा सकता है और वो विन कर सकती है। इन द सेम वे दैट इज द बैलेंसिंग द फोर्स है। अगर ये टीम ज्यादा फोर्स लगाएगी तो ये इनकी तरफ जाएगा, अगर ये उससे ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो ये इनकी तरफ चला जाएगा। इफ दे हैविंग द सेम फोर्स बैलेंस फोर्सेस देन इट विल स्टे at the static one position. So in the same way we can imagine about the balanced forces. Balanced forces are those forces which does not change the state of motion of the body. Either the body is at rest then it will retain its position of the rest, अगर वो move कर रही होती है तो वो moving ही रहेगी। But the problem is that why the body resists to change the state of motion? क्या हम ये सोच सकते हैं कि हर तरह की बॉडी और उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज किया जा सकता है? देन द आंसर इज दैट नो, every body try to resist its the change in the state of motion. But why the body resists to change the state of the motion is due to the physical property which is linked with the mass of the body, and it is known as inertia. Inertia is basically the property of the body which resists the motion of the body, and which as you can see here, inertia is the tendency of an object to resist changes in its velocity, whether in motion or motionless. तो inertia जो है वो किसी भी बॉडी की टेंडेंसी है जो कि उसकी वेलोसिटी वगैरह के अंदर या उसकी मोशन या उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने से रोकने के लिए इस रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। So we can say that the first law of Newton actually gives us about the concept of force, definition of the force, and the introduction about the
resistance offered by the object and known as inertia। तो इन सारी चीज़ों के मुताबिक ये हमें एक्सप्लेनेशन हासिल करवाई जाती है और उसके मुताबिक चीज़ों को किया जाता है। बट इन द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन एंड अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन प्रोवाइड्स द क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। जो दूसरा लॉ है न्यूटन का, ये हमें क्वांटिटेटिव क्वांटिटी के बारे में एक्सप्लेन करता है कि कितनी तरह की आपके पास फोर्सेस होंगी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और ये मैग्नीट्यूड के बारे में एक्सप्लेन करता है कि आपके पास अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगती है और उसकी वजह से वो बॉडी एक्सेलरेट करती है तो कितनी मैग्नीट्यूड के साथ वो एक्सेलरेट करेगी और किस तरह से ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। सो द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द न्यूटन्स लॉ इज एफ इज इक्वल टू एम ए। एज यू कैन सी हियर, दिस फोर्स इज बेसिकली द नेट फोर्स। एज यू कैन सी, इसको याद रखिएगा, दिस फोर्स इज स्टैंड फॉर द नेट फोर्स। हियर वी हैव एन, n stand for the net force and the total force. So Fn is equal to ma, and this m is basically the mass of the body, and this a is basically the acceleration of the body. So आप कह सकते हैं कि जो force है, according to the Newton's law, total force acting on the body will be equal to the product of mass and acceleration. So the net force on the object is equal to the product of its mass and acceleration, or F is equal to ma. So here we have the force is directly proportional to the acceleration, and we want to confirm that कि जो आपके पास फोर्स है उसको हम एफ से लिखते हैं और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन के। हाउ वी कैन एस्टिमेट दिस वन? तो उसके लिए हमने एक टेबल ड्रा किया हुआ जी, आप टेबल देख सकते हैं। इसके अंदर आपके पास यहाँ पे फोर्सेस हैं, यहाँ पे मास है सेकंड कॉलम के अंदर, एंड द थर्ड कॉलम जो है उसके अंदर एक्सेलरेशन को दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कॉलम, इफ वी अप्लाई 10 न्यूटन ऑफ अ मास ऑफ 2 kg बॉडी, तो आपके पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। सो वेरी सिंपल वे कि आप ये किस तरह कंप्यूट कर सकते हैं, वी आर बेसिकली यूजिंग विद दिस expression here, F is equal to ma. So this a can be computed as force per unit mass. So this will be equal to force पर यूनिट मास, और उस हवाले से आप इसको कंप्यूट कर सकते हैं। तो फोर्स की वैल्यू पुट करें और मास से डिवाइड करें, यहाँ पर एक्सेलरेशन कंप्यूट कर सकते हैं। अगर इन दो पहले रोज के अंदर देखा जाए तो मास क्या है जी, कांस्टेंट है। अगर मास कांस्टेंट है तो आप देख सकते हैं कि फोर्स के बढ़ाने से एक्सेलरेशन जो है उसी शरह से बढ़ रहा है। सो यू कैन सी है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो उस हवाले से आपके पास ये एक्सेलरेशन के मुताबिक एक्सप्लेन किया जा सकता है। बट द सिचुएशन इन द थर्ड रो, वी हैव अ मिसिंग फिजिकल क्वांटिटी, और वो क्या है आपके पास एम, मास। तो किस तरह से निकाला जा सकता है? वेरी सिंपल, आप इसी रिलेशन को रीअरेंज कर दें। एम कैन बी कंप्यूटेड एज फोर्स पर यूनिट एक्सेलरेशन। तो फोर्स की वैल्यू है जी 20 और एक्सेलरेशन कितना है 5, तो वी हैव हियर द 4। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी जी, 4 आ जाएगी, और ये नोन एज आपके पास मैथ्स आ जाएगा। सिमिलरली इन द फोर्थ रो वी हैव मिसिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान है। ये है जी 10 न्यूटन फोर्स है, 5 kg मास है, तो आंसर कितना होगा जी 2 होगा। सो दिस विल बी द 2 आंसर। And the last one, in the sixth row, we have such very different situation. The different situation is due to that we have acceleration of 10 meter per second square. Mass जो है उसका बॉडी का वो 1 kg है। तो फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स? वेरी सिंपल, एम ए आपके पास मौजूद है, फोर्स नहीं पता, तो जस्ट अप्लाई द फार्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 10 न्यूटन फोर्स है। तो आप इजीली इनके साथ क्या कर सकते हैं जी, चीज़ों को कंप्यूट कर सकते हैं। And what are the overall observation? Overall observations are that if the mass remains constant, अगर आपके पास mass constant आता है तो doubling the acceleration, तो वो double हो जाता है, and doubling the force। तो जैसे हम acceleration बढ़ाते हैं या force बढ़ती है तो double होती है, तो acceleration भी double हो जाता है। If force remains the constant, doubling the mass, half the acceleration। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर हम force को कांस्टेंट कर देते हैं तो मास के बढ़ाने से एक्सेलरेशन क्या है, आधा हो जाता है। तो इट्स मीन एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। सो वी हैव टू सिचुएशंस हियर।
The first situation is force is directly proportional to the A acceleration, and acceleration, if we manage to have a constant force, then acceleration is inversely proportional to the mass. Similarly, for the case of the third law of Newton, it provides the interaction between the bodies which are under influence of forces or force. अगर आपके पास जो है न्यूटन थर्ड लॉ वो आपको बताता है इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडीज विच आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स और फोर्सेस, सो यू कैन इजी लुक इन दिस पिक्चर हेयर। आपके पास एक बेसबॉल है और वो बॉल जो है उसके साथ ये हिट करता है, तो एज यू कैन सी हेयर बेसबॉल को आप हिट कर रहे हैं इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जबकि आपका जो बॉल है वो बैट के साथ हिट होता है और ये इसके ऊपर एक रिवर्सिबल फोर्स अप्लाई करता है। So we are observing here the action by the baseball bat and we are noting here as A, जबकि आपके पास जो बॉल है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन के तौर पे एक फोर्स अप्लाई करती है इन द ऑपोजिट टू द बेसबॉल बैट, और वो रिएक्टिव फोर्स टाइप बिहेवियर शो करता है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। कीपिंग इन व्यू दैट वी हैव here two different bodies. We have first body here as a ball and the second body is as a baseball bat. तो याद रखिएगा कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो हमेशा किसके बारे में लगता है, वो हमेशा उन फोर्सेस की इंटरेक्शन होगी जब कम से कम एक से ज़्यादा बॉडीज हों। तो ये दो बॉडीज प्रॉब्लम है, इट्स बेसिकली द टू बॉडी प्रॉब्लम और मैनी बॉडी प्रॉब्लम इन विच दे हैव अ कनेक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन देम, और वो एक्शन और रिएक्शन वाली सीरीज के साथ चलते हैं। इन द सेम वे वी हैव अनदर एग्जांपल in which a space shuttle is launched by a launching pad. As you can see, as the fuel burns out, then the thrust comes out, and as a reaction force, the स्पेस शटल जो है वो अपवर्ड मूव करती है ड्यू टू दिस वे, और जबकि एक्शन किधर को हो रहा है जी, एक्शन डाउनवर्ड हो रहा है। एक्शन डाउनवर्ड होने की वजह से आपके पास क्या है जी, आपका रिएक्शन जो अपवर्ड जा रहा है, सो दैट्स व्हाई हम यहाँ से स्पेस शटल को लॉन्च करने में कामयाब होते हैं। सो वी एज अ कंक्लूजन वी कैन से दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन जरूर होता है, बट इट विल बी occurred on the different objects. So keeping in view these things and these laws and these definitions, inshallah in our next lecture we will discuss about the numerical problems for Newtonian's law. हम न्यूटन लॉ से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे अपनी, और सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से हमारे लिए उनको इजीली सॉल्व किया जा सकता है, और किस तरह से हिंट्स जो हैं वो हम बनाएंगे ताकि हमें हर तरह का प्रॉब्लम जो न्यूटन लॉ से रिलेटेड आए वो इजीली सॉल्व किया जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हैं इजीली और अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं हमारे इंटरेक्टिव सेशन के अंदर। जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ जी।